अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान नुसरत जावेद के बगैर डॉक्टरों ने उनको मुकम्मल बेड रेस्ट की एडवाइस की है। आज हमारे साथ सहाफ़ी प्रोग्राम में नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं और उनके साथ एक और सीनियर सहाफ़ी इकनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, इकॉनमी को कवर करते हैं पाकिस्तान की, सैयद मेहताब हैदर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले तो नुसरत जावेद साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब, नाम तो कम से कम बहुत मिलता है, मगर नसरुल्लाह मलिक साहब आज इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है, पहले तो हम उसको मैं मुख्तसरन बता दूं उनकी हाइलाइट्स क्या हैं और फिर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो चाहते क्या हैं, उनकी अब नई हिकमत अमली क्या है। आज उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैं इदारों से मुखातिब हूँ, मुल्क बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। सोवियत यूनियन से उन्होंने मवाजना किया है कि सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी फ़ौज थी मगर मईशत की वजह से सोवियत यूनियन टूट गया। फिर कौमी सलामती के इदारों को मुखातब होकर कहते हैं कि आपको सोचना चाहिए कि हम किधर खड़े हैं। अब कौमी सलामती के इदारों को मईशत और सियासत के हवाले से मालूम नहीं क्या वो कहना चाह रहे हैं। अदलिया को भी कहा कि अदलिया भी अपना रोल प्ले करे, जैसे कि वो नहीं कर रहे हैं, खान साहब के दौर में भी नहीं कर रहे थे। फिर बिजनेस बरादरी को भी उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रहे, आप क्यों खामोश हैं। और फिर उन्हें किसानों से भी गिला है कि सारे किसान जो हैं वो क्यों नहीं उनके साथ आ रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं निकलते। और फिर जो बड़े बड़े सनतकार हैं और कहा कि हमारी जो आखिरी दिन थे हुकूमत के, सनती पैदावार 27% तक चली गई थी। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया नुसरुल्लाह मलिक साहब, उन्होंने कहा कि मैंने एक मुआशी टीम बिठा दी है। तो यहाँ पे मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ये खान साहब अब जिस तरीके से एक नया एक मुआशी हिजान पैदा कर रहे हैं, और शायद ये बहरान उतना था नहीं जितना अब खान साहब खुद से इसको मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं खान साहब चाहते क्या हैं और इदारों से क्या चाहते हैं? वो क्या करें जो उनके दौर में करते रहे और आज नहीं कर रहे? अतीब भाई, सबसे पहले तो हम नुसरत जावेद साहब के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे और लोग जी वो सेहतयाब है, बस बेड रेस्ट का कहा उन्होंने, अल्लाह ताला बेड रेस्ट से वो जल्द एक्टिव हों, अल्लाह ताला उनके लिए। इमरान खान साहब का आपने कहा कि वो करना क्या चाहते हैं, ये इमरान खान साहब को भी नहीं पता। अगर उन्हें पता हो कि वो क्या करना चाहते हैं तो उनके बयानात के अंदर कोई आपको तसलसल नजर आए। अब अंदाज़ा कीजिएगा, मेरे तो कुछ सवालात हैं, मैं आपके सामने बल्कि रख देता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट को सारे फैसले करने चाहिए। इक़्तिदार से निकलने के बाद मुझे एक उनका बयान दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि सियासतदान अपने फैसले खुद कर लेंगे। वो तो आवाज़ें लगा रहे हैं कि जी अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, इस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दी। पहले कहा अमेरिका ने निकाल दी, फिर कहा इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ मिल के निकाला, फिर कहा नहीं लोकल इस्टेब्लिशमेंट का कोई मामला नहीं भी हो तो उन्होंने निकलने क्यों दिया। यानी गोया वो चाहते हैं कि सियासत के अंदर फौज की मुदाखलत भरपूर तरीके से रहे जैसा वो चाहते हैं, यानी उनके लिए, मगर आपके ख्याल में नहीं है, किसी और के लिए नहीं। देखिए मैं कहता हूँ अगर है भी तो सियासतदान का क्या उसका पेश नज़र उसके क्या है। सियासतदान तो हमेशा ये कहता है ना कि हमें सियासत करने दो, अब अपना काम करें। ये तकरीरें आप रोज सुनते हैं तमाम सियासतदानों से। कम कहता नहीं है, अगर है भी तो बोलता नहीं है। वो कम से कम लेने की कोशिश भी करता है कि नहीं जी इख्तियारात हमें दें, ये हमारा काम है, सियासत अब हमें करने दें, आप अपना काम करें, आप सरहदों की हिफाजत करें। ये आप सुनते आए साल साल, बोलने में क्या है, बिल्कुल सही। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि नहीं ये आपका काम नहीं है, सरहदों की हिफाजत करना भी आपका काम है, लेकिन साथ साथ मेरी हुकूमत लाना भी आपका काम है। अब मुझे बताइए कि वो कहते हैं कि इकानमी का फौज देखे, इकानमी तबाह हो रही है, फौज इस हवाले से फैसला करे। अगर आप इकानमी फौज ने देखनी है, मैशत फौज ने ठीक करनी है, आप मेहरबानी करें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा कीजिए, आप ऐलान करें कि आज के बाद मेरी कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है, फौज के जिम्मे इकानमी देखे, फौज को काम करने दें। आप सियासी जमात है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब जो आप कह रहे हैं कि फौज ये सब कुछ करे, तो क्या वो ये इकरार कर रहे हैं कि उनके दौर में फौज ये सब कुछ करती रही है? ये वो मान चुके हैं। वो तो कहते हैं कि मुझसे तो पार्लियामेंट के मेंबरान नहीं लाए जाते थे। यानी एक लीडर अपनी नाकामी कैसे तस्लीम कर रहा है कि हमसे बजट इजलास में एमएनएज नहीं आते थे, हम एजेंसी से कहते थे कि हमारे बंदे ला कर दो। हमारे भी क्या, दूसरों के भी बंदे ला दूसरों के बंदे ला कर भी दो। यानी जब सियासतदान ये कहना शुरू कर दे कि हमें
जो है फिर अदलिया की तरह। मुझे बताइए, अदलिया, हम अक्सर अदालती फैसलों का बड़ा हम एहतराम करते हैं, लेकिन सियासत के अंदर अदालतों को कौन लेके आता है? सियासतदान। भाई आपने इलेक्शन मांग रहे हैं, आप हुकूमत वक्त से इलेक्शन मांगे, ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, आप उन इदारों के पास जाएं जिनका काम है इलेक्शन करवाना। आप कहते हैं नहीं, जिनके पास ताकत है, यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि मेरा काम सियासत करना नहीं है। मगर नसरुल्लाह साहब, टू बी फेयर, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू बी डेविल्स एडवोकेट, उसको अगर उर्दू में तर्जमा करें शायद ये अच्छा नहीं लगेगा कि थोड़ी देर के लिए अगर शैतान का वकील बन जाए तो आप नहीं समझते कि खान साहब शायद मासूमियत में वो सब कुछ कह देते हैं, उनका गुनाह सिर्फ ये है कि वो सिर्फ कह देते हैं, वरना वो शहबाज शरीफ भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, जानते वो भी हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ हुकूमत कह नहीं रही कि कौन कर रहा है, खान साहब बोल रहे हैं। मैं इस बात से मती भाई आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि सियासत के अंदर फौज की मुदाखलत रही है, हम कहते हैं रही है और अभी किसी न किसी सतह पे मौजूद होगी। अच्छा, सवाल ये है कि क्या कभी आपने सुना मियां नवाज शरीफ से कि मेरे असेंबली के मेंबरान पूरे करके दें? क्या आपने कभी बेनज़ीर भुट्टो से सुना कि हमारे अरकान की तादाद पूरी करके दें? कभी आपने सुना पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी इलेक्शन में कि आपने जाके कहा कि फलां पार्टी के जो लोग हैं उनको हमारी पार्टी में शामिल करवा दें? वैसे माजरत के साथ नहीं, आप ठीक है, खान साहब की जो बात कहने की है वो गलत है, मगर जो लोग इन टेलीफोन कॉलों पे भाग भाग के आते रहे दूसरी जमातों के, जरूर और वो सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे, मैं कहता जरूर फरिश्ते तो नहीं होंगे ना, जाते रहे। इलेक्शन से पहले मनोवरिंग होती रही है, लोग किसी को कहते रहे, लेकिन इलेक्शन का टिकट लेके रात को टिकट लेने के बाद सुबह जाकर अनाउंसमेंट करने की तारीख में पहली बार मिसाल 2018 में लोगों को मिली कि रात को लिया मुस्लिम लीग का झंडा, सुबह जाके लिया पीटी। जो नून लीग के, पीपल पार्टी के, JUIF के अरकान एजेंसियों के टेलीफोन कॉलों पे जाके कानून साजी करते रहे हैं, उनके लिए आपके पास बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा ये मुदाखलत रही है, और किसने ये मौका दिया है? देखिए, ये मौका देते हैं सियासतदान खुद। चले, खान साहब ने सबसे ज्यादा मौका खान साहब ने दिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब ने जिस अंदाज से एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्वमेंट उसकी करने की कोशिश की है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख, बेचारा अपोजिशन लीडर कोशिश ही कर सकता है ना, और जो एक्चुअली इन्वॉल्व कर रहे होते हैं वो तो इक़्तिदार में बैठे होते हैं। मसला ये है, खान साहब को मसला क्या है? चले, अभी खान साहब इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करने में क्या मसला है? क्यों नहीं करना चाहते? चले, इस पे हम बात करते हैं। मेहताब, सैयद मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब साहब, क्योंकि आप इकोनॉमी को कवर करते हैं, और आज जो खान साहब का हमला था वो एक मुआशी महाज से बड़ा ज़ोरदार हमला किया, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, मुखातब हुए कौमी सलामती के इदारों को, अदलिया को, कारोबारी बरादरी को, किसानों को और बड़े सनतकारों को, और आखिर में कहा आप सब जिम्मेदार होंगे अगर आप लोगों ने जल्द इलेक्शन का मुतालबा ना किया। तो मेहताब साहब, आप क्या समझते हैं कि ये खान साहब का जो मुतालबा है ये क्या मायूसी के आलम है कि इनका साथ नहीं दिया जा रहा, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जल्द इलेक्शन हल है इस बहरान का? देखें, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। देखें, बुनियादी तौर पे एक यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ऐसा क्राइसिस है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट होने वाली है, और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो भी अपने अरूज के ऊपर है। लेकिन इमरान खान साहब से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो 36 माह का या 4 साल का पीरियड है उसकी कारकर्दगी को भी सामने रख दें। उसकी 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर देखने वालों पे है कि वो इसके बारे में अपना जो है वो ज़हन बनाएं। इमरान खान साहब जब आए इक़्तिदार में तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का जो डेट है उसमें 10,000 अरब रुपए की कमी करूँगा, लेकिन हुआ उसके उलट। जब PTI को हुकूमत मिली तो 29.8 ट्रिलियन का टोटल पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज थी। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस टाइम ये बढ़कर 52.8 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका था, यानी उनके 36 माह में 22 ट्रिलियन से ज़्यादा जो डेट है उसके अंदर इजाफा हुआ, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाला डेट था किसी भी दौरे हुकूमत में। पाकिस्तान जब से बना उस टाइम तक 29 ट्रिलियन था डेट तमाम हुकूमतों के दौरान, और सिर्फ इमरान खान साहब के अरसे में वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। एक तो ये बात है। दूसरा उनका दावा ये था कि मैं जो टैक्स रेवेन्यूज खान साहब ने जब छोड़ा तो उसके बाद से आज तक कितना डेट में इजाफा हुआ?
देखिए, बुनियादी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि उसी तेजी के साथ डेट जो है वो बढ़ रहा है। इसमें बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, और एक टाइम लैग के साथ जो डेट के फिगर्स हैं वो आते हैं। अभी आप ये देखें तो 54 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है, डेट उसी तेजी से बढ़ रहा है। ये नहीं है कि इनके दौरे हुकूमत में आने के बाद कोई इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन मैं जैसे पहले मैंने कह रहा था कि ये प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी साइमल्टेनियसली हिट कर रही है पाकिस्तान को, और इसमें एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अगर ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें तो मैं समझता हूं ज्यादा मुनासिब और बेहतर हिकमत अमली है। मेहताब साहब, यहाँ पे ये भी एक तजवीज़ है, और मेरे ख्याल में अगर मिसाके मईशत के साथ जल्द इलेक्शन को मशरूत कर दिया जाए कि जो इमरान खान है अगर वो मिसाके मईशत पे इत्तफाक करते हैं तो हुकूमत जो है जल्द इलेक्शन की तरफ आ जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है। मुश्किल फैसले कोई हुकूमत नहीं लेगी और जल्द इलेक्शन कराएगी। तो मेरे ख्याल में अगर जल्द इलेक्शन को मिसाके मईशत से मशरूत कर दिया जाए तो क्या इसका ये हल नहीं हो सकता इस बहरान का? आप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वजह क्या है, इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शंस क्यों चाहते हैं? अर्ली इलेक्शंस इस वजह से चाहते हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट इस टाइम टफ डिसीजंस करे। उन टफ डिसीजंस के नतीजे में और फ्लड्स के बाद इन्फ्लेशन पहले ही बढ़ रही है, ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन का शिकार है। तो टफ डिसीजंस ये करें और ये उनकी बैशिंग करें, और जो पॉलिटिकल डिविडेंड्स हैं उसके वो इमरान खान साहब हासिल कर लें। इस टाइम बेहतरीन हल ये है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्यों मैं ये कह रहा हूं। अगले 3 सालों के दौरान और इस साल को मिलाकर पाकिस्तान को $100 बिलियन की रिक्वायरमेंट है, 110 एग्जैक्टली है। $32 बिलियन इस साल के लिए, और फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स $78 बिलियन ये, और IMF की असेसमेंट है। देखें, जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा ये डॉलर इनफ्लोस कैसे आएंगे? पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये है कि हम डॉलर्स जनरेट नहीं कर पा रहे, और डॉलर्स कैसे जनरेट करेंगे? वो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोस के जरिए करें। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, रेमिटेंसेस को ज्यादा करना पड़ेगा। आप सब बिल्कुल, एक हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर पाकिस्तान की वफाक की जो इकाइयां हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और आज़ाद कश्मीर, उनकी तरफ से सरकारी सतह पर वफाक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए गए हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साफी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मेहताब हैदर जो इकोनॉमी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेहताब हैदर साहब, जो वक्फे से पहले बात हो रही थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सवाल ये पैदा हुआ है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मेरी मुआशी टीम जो है वो मैंने बिठाई है और वो हुकूमत को अब बताएंगे कि अगर हुकूमत हमें मिलती है तो हम क्या करेंगे। तो ये मुआशी टीम तो खान साहब ने पहले भी बड़ा दावा किया था कि 200 बंदों की टीम है, मुझे याद है 2014 के धरने में। और फिर उस टीम का हाल ये हुआ कि उनके दौरे हुकूमत में इमरान खान की हुकूमत में 4 वजीर ख़जाना रहे, 6 FBR के चेयरमैन रहे। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि खान साहब अब की बार जो वादा कर रहे हैं मुआशी टीम लाने का, उसमें कितनी सदाकत है और इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, 6 चेयरमैन FBR चेंज किए, सेक्रेटरी फाइनेंस भी 4-5 चेंज हुए, और इनकी पूरी इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट थी वो सारी की सारी जो है वो डे टू डे जो है उसकी बुनियादों पे थी। आप ये देखें कि एक ऐसे टाइम में जब IMF का प्रोग्राम निगोशिएट हो रहा था तो उस टाइम के सेक्रेटरी फाइनेंस को जब वो टॉक्स करके अपने घर पहुंचे, मैं यूनुस डागा साहब की मिसाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम गवर्नर स्टेट बैंक को जो कि तारिक बाजवा साहब थे और यूनुस डागा साहब सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उनको अनसरमोनियसली जो है उनके घर में पता चला कि उनको चेंज कर दिया गया है। और यूनुस डागा साहब पब्लिकली ये कह चुके हैं कि उन IMF की ऐसी शराइत इमरान खान साहब की हुकूमत ने तस्लीम कर ली जो कि IMF ने उनका मुतालबा भी नहीं किया। ठीक है मेहताब साहब, चले ये तो सारा किस्सा पारीना हो चुका है। मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा आपसे जो वफाक की इकाइयों की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात किए गए हैं, मगर पहले हम नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ आते हैं और वफाक की इकाइयों की तरफ से नसरुल्लाह साहब तहफ़्फ़ुज़ात जो किए गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। मगर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि असम्बलियों की 20 दिसंबर की फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम तहलील कर देंगे,
ये और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरे ख्याल में, और विफाक की जो इकाइयाँ हैं जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है इन इकाइयों में, तो उनकी तरफ से भी ये एक टेम्पो बनाया जा रहा है 20 दिसंबर तक। तो आपको लगता है कि 20 दिसंबर को वो हो जाएगा जिसकी धमकी इमरान खान साहब दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? मेरा नहीं ख्याल। अगर आप खान साहब के ये बयानात भी देखें, खान साहब कहते हैं अगर इंतखाबात टाइम पर ना हुए तो हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। वो उनको अंदाज़ा है कि इंतखाबात जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। फिर खान साहब ये भी कह चुके हैं कि अगरचे मुझे इख्तियार दे दिया है परवेज़ इलाही साहब ने, लेकिन परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ना नहीं चाहते। फिर KPK कहता है कि पहले पंजाब असम्बली तोड़ी जाए, उसके बाद हम KPK असम्बली तोड़ने को तैयार हैं। मार्च तक के बारे में परवेज़ इलाही साहब बड़ा वाज़े कह चुके हैं कि वो असम्बली मार्च तक वो नहीं तोड़ना चाहते। मेरे ख्याल में खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। खान साहब ये डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे। मुश्किल उनके लिए ये है कि ये दोनों असम्बलियाँ वो तोड़ दें। KPK और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को वो कह चुके हैं कि आप इन मामलात में आप बेशक ना आए। लेकिन नसरुल्लाह साहब देखें, अगर पंजाब असम्बली तोड़ दी जाती है, फर्ज कर लेते हैं, आप नहीं समझते, हुकूमत तो कहती है हम बाई इलेक्शन करा देंगे, इलेक्शन कमीशन भी ये कहता है हम बाई इलेक्शन करा देंगे। पंजाब में होने वाला बाई इलेक्शन क्या वो पूरे पाकिस्तान का बाई इलेक्शन नहीं होगा एक किस्म का? मेरे ख्याल में अगर खान साहब असम्बलियों से निकल के पंजाब असम्बली तोड़ दी गई तो बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा। और अगर बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो आपकी सूबाई असम्बली के इलेक्शन आगे चले जाएंगे। और जो निगरान हुकूमत होगी वो आपके ख्याल में नून लीग की होगी? अब ये खान साहब को समझ नहीं आ रही, क्योंकि पंजाब के जो वजीर आला हैं वो तो परवेज इलाही है ना। अगर असम्बली को तोड़ते हैं तो उनके मशवरे से होगा। अगेन एक क्राइसिस आएगा। उस क्राइसिस में जो है वो हुकूमत चाहेगी कि ये असम्बली से निकलते हैं, निकलें, हम बल्दियाती इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। और अगर बल्दियाती इंतखाबात अनाउंस हो जाते हैं, मतील औजान साहब मुझे बताइए, निगरान हुकूमत बेशक इनकी मर्जी का वज़ीर आला आ जाए, किसका नुकसान होगा? सियासी तौर आप समझते हैं वफाकी हुकूमत मुदाखलत करेगी बल्दियाती इंतखाबात में? वफाकी हुकूमत के लिए ये मौका मिल जाएगा उसे कि जो इस वक्त पंजाब के अंदर पंजाब की गवर्नमेंट है उसकी छतरी हटने के बाद जो इलेक्शंस होंगे और फिर जो डेवलपमेंट की जो मनसूबे ये अनाउंसमेंट होती है, आपको पता है बेशक इलेक्शन कमीशन आपके ख्याल में लोग जो है उसको वोट देते हैं जो हुकूमत में होता है? मेरा ख्याल में खान साहब के लिए अगर बल्दियाती इलेक्शन पंजाब हुकूमत की अदम मौजूदगी में हो गए तो बड़े खतरनाक साबित होंगे। बहरहाल पंजाब के अवाम माशाल्लाह खुद भी बहुत फैसला करते हैं। बट एनीवे, मैं मेहताब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। अगर पंजाब की असम्बली टूटती है तो आपके ख्याल में मुआशी बहरान बढ़ेगा और फिर अगले 3 महीने तक पंजाब के अंदर अगर निगरान हुकूमत बनती है और सबसे बड़ा सूबा है तो जो हमारी IMF के साथ बातचीत चल रही है और आलमी मालियाती इदारे, उनका क्या रद्द अमल होगा ऐसी सूरत हाल के अंदर? एक चीज़ मैं ज़रा थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस टाइम चीफ मिनिस्टर पंजाब का है वो ये है कि अभी डेवलपमेंट बजट के 400 से 500 अरब रुपए पड़े हुए हैं और वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो 400 से 500 अरब रुपया लगाएंगे तो अगला इलेक्शन में उनको किस हद तक जो है वो फायदा होगा। जहां तक आपकी बात है, देखें बुनियादी तौर पे ये जो अनसर्टेनिटी है इसका अपना एक लॉस और एक इकोनॉमिक लॉस है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि अभी सितंबर एंड तक के टारगेट्स हैं जो कि बेसिकली IMF ने रिव्यू करने हैं। वो ये बात ठीक है कि उन्होंने अगले 3 क्वार्टर्स की प्रोजेक्शंस भी देनी है। पाकिस्तान अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर चुका है और आज डार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसका इजहार किया है। लेकिन बुनियादी तौर पे IMF क्या कर रहा है? IMF चीजों को लिंगर ऑन कर रहा है और वो नई से नई इंफॉर्मेशन जो है वो मांग लेते हैं। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। वो भी वेट एंड सी की पॉलिसी है और देख रहे हैं कि ये किस तरफ जो है वो करवट ऊंट की करवट बैठती है, तो उसके मुताबिक वो भी करेंगे। और दूसरी बात ये आपको पता है कि वॉशिंगटन में क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हो जाएंगी, तो ये बात डेफिनेटली जनवरी के अंदर तक चली जाएगी और अगर जनवरी में एग्रीमेंट होगा तो फिर पाकिस्तान को ये जो सारी ट्रांच है ये फरवरी के स्टार्ट तक मिलेगी। वो तब होगा कि अगर पंजाब की असम्बली तहलील ना हो या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो। क्या अभी भी आप समझते हैं कि वो? देखिए, बुनियादी तौर पे उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करना है। ये बात ठीक है कि एक कंसोलिडेटेड फेडरल डेफिसिट पे
सूबों की भी उनको एक एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ बेसिकली बात करनी है और वो बातचीत जारी रहेगी। लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है सर, तो जिन लोगों ने पैसे देने हैं वो बड़े यानी मनी स्पीक्स, तो वो डेफिनेटली चीजों को ख्याल रखेंगे। केपीके हुकूमत कह रही है कि हमें पैसे वफाक नहीं दे रहा, इसलिए एक बड़ा क्राइसिस है और सारे पैसे हमारे वफाक ने रोक लिए हैं, सैलरीज हमारी, इसलिए प्रॉब्लम आई। ये उसकी भी डिटेल थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि हमारा बजट नहीं पूरा हुआ। खान साहब ने हमें जो कहा था वो हमने इजाफी बजट रखा और 1.3 ट्रिलियन का बजट खैबर पख्तूनख्वा में दिया और ये इमरान खान के कहने पे इतना ज़्यादा बजट रखा गया। पता नहीं खान साहब ने क्यों कहा था और महमूद खान साहब ने क्यों मान लिया था। और फिर आगे गिलगित बल्तिस्तान का बजट जो है वो उनको शिकायत है कि 40 अरब से 25 अरब रुपए कर दिया गया है। पंजाब के 167 अरब रुपए वफाक पर अब उधार हैं और आज़ाद कश्मीर हेल्थ कार्ड के प्रोजेक्ट के हवाले से कह रहे हैं कि 25 अरब रुपए जो हैं वो वफाक ने उन्हें देने हैं, वो रोक रखे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वफाक की इकाइयों की तरफ से, आपके ख्याल में ये कितनी सदाकत है इन दावों में और क्या ये एक सियासी हथियार के तौर पे वफाक की इकाइयों को इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे जो NFC अवार्ड है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो साल के शुरू में उसके अंदर FBR का रेवेन्यू टारगेट रखा गया था उसको अभी तक रिवाइज नहीं किया गया, इसलिए वो तो सारी की सारी एक फार्मूला के तहत उन तक रिसोर्सेज जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो NFC का शेयर है, उसमें तो किसी किस्म की कटौती जो है वो मुमकिन नहीं है। ये बात उनकी ठीक है कि जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स थे KP के, उनके लिए इजाफी जो है वो रिसोर्सेज की बात हुई थी, लेकिन चूंकि NFC का इजलास ही नहीं हो सका और जब तक वो NFC का इजलास नहीं होता तो यूनिलैटरली ना वफाक ना सूबे उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये किसने बुलाना है NFC का अवार्ड? ये कौन नहीं बुला रहा और क्यों नहीं बुला रहा आपके ख्याल में? देखें, बुनियादी तौर पे ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन चारों सूबों के जो उसमें मेंबर्स हैं वो सदर की तरफ से नॉमिनेट होते हैं और वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFC जो है वो है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये वफाक की जिम्मेदारी है कि वो इजलास बुलाए। अब मसला ये है कि लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी सूबों के पास रिसोर्सेज ज्यादा जा रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट का इशू ही यही है कि उसका परपेचुअल किस्म का डेफिसिट है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के जमाने में वफाक के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते थे, लेकिन ये 2012 में जब शौकत तरीन साहब ही फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 18वीं तरमीम के बाद, 18वीं तरमीम के बिल्कुल उस टाइम NFC अवार्ड हुआ था। उस NFC अवार्ड के तहत सूबों के पास कुछ तकरीबन 58.5%, तकरीबन 60% सबवेंशंस को और सब्सिडीज को मिला के सूबों के पास रिसोर्सेज जा रहे हैं और 40% जो है वो वफाक के पास है। प्रॉब्लम ये है कि IMF के साथ चूंकि रिवाइज फिस्कल फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है और उसमें IMF की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने डेफिसिट को कम करना है, तो इन तमाम जो NFC के अलावा जो रिसोर्सेज दिए गए थे AJK को या GB को, उन पे डेफिनेटली कट लगाया जा रहा है और PSDP भी जो है, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी कट है। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि सूबों ने खुद भी 18वीं तरमीम के बाद उनके पास काफी सारे सब्जेक्ट चले गए, मसलन GST ऑन सर्विसेज है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, तो सूबे खुद क्यों रिसोर्सेज जनरेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही, सूबे खुद वसाइल क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे? छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक सवाल और अहम है नसरुल्लाह साहब से भी पूछेंगे कि अगर वफाकी हुकूमत जल्द इलेक्शन पे राजी हो जाती है और फिर मेहताब साहब से भी ये सवाल बनेगा और निगरान हुकूमत बन जाती है, तो क्या उससे सियासी और मुआशी गैर यकीनी बढ़ेगी या कम होगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। साफी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सबसे पहले नसरुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर लेट्स से कि हुकूमत मिसाक मईशत कर लेती है या इमरान खान उस पर मान जाते हैं, तो मिसाक मईशत के साथ जल्द इंतखाबात और मिसाक मईशत के बगैर जल्द इंतखाबात, आपको समझते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल फ़र्क होगी टोटली, और क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इलेक्शन पे इत्तफाक हो जाता है इन दोनों सूरतों में?
देखिए मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन अर्ली इलेक्शन हुए तो ये आपका क्राइसिस दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, मेहताब साहब हम इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, इकानमी पे एक्सपर्ट हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप इलेक्शन अगले माह, मुज़ाकरात तो भी जारी हैं, अगले 1-2 माह में ये तय हो जाते हैं कि इलेक्शन हम करवाएंगे, 90 दिन की निगरान हुकूमत आएगी, 90 दिन के बाद इंतखाबात होंगे, उस वक्त आप बजट बना रहे होंगे। नहीं 90 से कम भी हो सकते हैं, इतना जल्दी हो नहीं सकेंगे इलेक्शन। 2 महीने में कर लें, मेरा नहीं ख्याल आइन में 90 दिन से पहले हो सकते हैं, बाद में नहीं हो सैलाब इलाके ऐसे हैं, आपने देखा हुआ है, इंतजाम करने जरा मुश्किल है, और इलेक्शन कमीशन भी ये समझता है कि आपको इतने दिन लग जाने, 80 दिन लग जाएंगे, 75 दिन लग जाएंगे। आप उन दिनों में बिल्कुल आप बजट की तैयारी पे होंगे। मुझे बताइए बजट कौन बनाएगा? इंटरनेशनल जो आपके बातचीत चल रही है वो कौन साहब, एक तरफ पानी का सैलाब है, दूसरी तरफ मईशत का सैलाब है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, खान साहब को थोड़ा सा ठंडा होना पड़ेगा और उनको इस बात पे आना पड़ेगा कि इस बजट के बाद जाके अपनी मुकर्रर मुद्दत पर ही इलेक्शन हो। और दूसरी बात यह कि इलेक्शन के नतीजे में क्या होगा? इलेक्शन के नतीजे में क्या इमरान खान साहब इलेक्शन मान जाएंगे? अगर तो मुल्क की सारी नेशनल असम्बली की सीटें इमरान खान साहब जीत गए तो मुल्क में क्राइसिस ठीक होगा। चलें, ये तो बस ये तो इसके अलावा तो मुमकिन नहीं है। ये तो खदशात तो रहेंगे। इमरान खान साहब मानेंगे नहीं किसी सूरत इलेक्शन। मेहताब साहब, आप कैसे देखते हैं कि अगर लट से किसी भी सूरत में, चाहे मिसाक मईशत की सूरत में या इसके बगैर जल्द इलेक्शन होते हैं, निगरान हुकूमत आ जाती है, तो क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए सर, बुनियादी तौर पे अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे और अनसर्टेनिटी की कैफियत होगी तो ये मैं समझता हूँ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जो लोग पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिन्होंने देने हैं, अनसर्टेनिटी किसी सूरत में भी अच्छी नहीं है। नहीं, अगर निगरान हुकूमत आ जाती है तो फिर तो गैर यकीनी कम नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन हो रहे हैं। बुनियादी तौर पे मैं चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे जिस किसी की भी हुकूमत आए, अगले, ये मैं आपको बताऊं जो प्रेडिक्शंस हैं सर, वो सिर्फ पाकिस्तान के हालात ही नहीं है ना, आप ग्लोबली भी देखें तो वहां पे रिसेशन की और हायर इन्फ्लेशन की बात है। तो जिन्होंने हमें पैसे देने हैं शायद उनके पास भी इतने पैसे नहीं हैं। बिल्कुल सही है। तो बुनियादी तौर पे हमें सर्टेनिटी जितनी होगी वो उतनी ही पाकिस्तान के हक में बेहतर होगी और जो डील करने वाले लोग हैं उनके लिए भी सहूलत होगी। तो जितनी सर्टेनिटी मेरे ख्याल में इस बात को तो समेटते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि खान साहब अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, निगरान हुकूमत नहीं बन रही, तो अपनी तकरीरों और बयानात में एक सियासी और मुआशी भूचाल ला रहे हैं। तो अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए तो हर रोज़ हर घंटे बाद जलसे में खान साहब ने अपनी तकरीरों से मईशत के साथ क्या करना है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। नसरुल्लाह साहब, आज क्योंकि सहाफ़ियों के हवाले से जो है एक बड़ी अहम रिपोर्ट जारी हुई है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से अदाद व शुमार जारी हुए हैं और उनके मुताबिक साल 2022 में 5 पाकिस्तानी सहाफ़ियों समेत 67 सहाफ़ी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान कत्ल हुए, जबकि गुज़श्ता साल 47 सहाफ़ियों की जानें ले ली गई थी। और फिर इसी तंजीम के अदाद शुमार के मुताबिक कि IFJ ने जो सहाफ़ियों की हिफाजत और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने कहा है कि ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। आगे चल के IFJ ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एक कन्वेंशन है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से सहाफ़ियों की हिफाजत और आज़ादी के लिए जो है वो हो रहा है, तो उस पर वोटिंग कराने का मुतालबा किया IFJ ने और कहा है कि इंतहाई नागुज़ीर हो गया है। तो मेरा तो आपसे सवाल है नसरुल्लाह साहब कि अरशद शरीफ हमारे साथी कोलीग जर्नलिस्ट, एक इंतहाई अलमनाक तरीके से उनको ब्रूटल मर्डर किया गया, तो इस वक्त तो पाकिस्तान में आपको भी लगता था, मुझे भी, या फिर मेहताब साहब को भी, कि मालूम नहीं खान साहब के दौर में तो क्या हो रहा था, क्योंकि वो हर काम जो है इदारों के साथ करते थे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब भी सहाफ़ियों के लिए ख़तरात में कोई कमी नहीं हुई? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है मीडिया के लिए, और उसकी बुनियादी वजह इमरान खान साहब की हुकूमत हो, आज की हुकूमत हो, हम डायलाग से बहुत दूर चले गए। जिस मुल्क में डायलाग खत्म हो जाए वहाँ फिर आज़ादी साफत नहीं रहती। डायलाग किस चीज़ पे? जहाँ बात कोई नहीं सुनना चाहता। आप मुझे बताइए ना कि आप बात कर सकते हैं, अभी आपका प्रोग्राम खत्म होगा, आप देख लीजिएगा आपके खिलाफ क्या कैंपेन चलेगी। अभी अगर मेहताब साहब ये कह देते एक जुमला कि KP की हुकूमत को अपने फाइनेंशियल मैटर्स जो है मेरे खिलाफ नहीं चलेगी, आपने भी तो बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप अपने आप को बचा रहे, हम सबके खिलाफ शुरू हो जाएगी। आप मुझे बताइए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज कैसा हो चुका है
कि एक साहब टीवी पे आते हैं, आके खिताब करते हैं, सामने कोई रिपोर्टर नहीं बैठा होता, सामने पूरी कौम खिताब सुन लेती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मसला ये है जहां बैठे होते हैं वो क्या कर लेते हैं? मैं गुजारिश वो कर रहा हूं, कौन से सवाल कर लेते हैं? अब देखें ना, पार्टियों के रिपोर्टर्स बन गए हैं, ये इस पार्टी के रिपोर्टर हैं, ये उस पार्टी के रिपोर्टर्स हैं। फिर आपके यहाँ मीडिया में कोई आपका इख्तलाफ राय अब कोई नहीं सुनना चाहता। अगर आप समझेंगे कि आप किसी को सुना सकते हैं तो आपकी भूल है। आपके खिलाफ सारा दिन ट्रेंड्स बनते हैं, आपके खिलाफ सारा दिन कंपेन चलती है, हत्ता कि ट्विटर पे चलने वाले बाज ऐसे इल्जामात लगते हैं कि बंदे को डर लगता है। मैंने मैं आपको छोटा सा नाम लूं, मैंने एक बंदे के प्रोग्राम में जाना, ऐसे किसी का फोन आया, मैंने कहा मैं फलां प्रोग्राम में जा रहा हूँ, आगे से बंदे ने बहुत बड़ी सी गाली दे के कहा कि वो तो काफर है, उसके प्रोग्राम में जाने का क्या फायदा है? आप मुझे बताइए, जब इस किस्म के हालात हो जाएंगे, प्रेशर ग्रुप्स हों, एस्टेब्लिशमेंट हो, सियासतदान हो, किसी को अब डायलॉग मगर आप गए, इसी तरह हम सहाफ़ी भी अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड लेते हैं और मेरे ख्याल में बड़ी आप जरा ज़्यादा बहादुरी से ले लेते हैं। नहीं, बात यह है कि बहुत सारे मामलात में आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है और इतना अरसा गुजरने के बाद मेरे ख्याल में बहुत सारे मामलात में, लेकिन मुश्किल बनाया जा रहा है पाकिस्तान में आज़ादी। अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, आपके ख्याल में? अरशद शरीफ साहब के साथ जो जुल्म हो उसको सियासत की नज़र कर दिया गया, ये मेरे बात आज नोट कर लीजिएगा। मगर सहाफ़ियों की क्या जिम्मेदारी है इस हवाले से? सहाफ़ियों की जिम्मेदारी थी कि वो इसमें सियासत का हिस्सा न बनते। हमारे कुछ दोस्त भी सियासत का हिस्सा बन गए। मेहताब साहब, आप तो इकोनॉमी को कवर करते हैं और शायद इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्टिंग जो है वो कुछ किसी के लिए इतनी खतरनाक नहीं होती, तो आप लोगों के लिए भी कोई खतरात होते हैं इकोनॉमी को कवर करते हुए भी? क्योंकि आपकी बहुत सी बातें तो समझ नहीं आती लोगों को। सर, एक तो मसला ये है कि जब तक डाइवर्जेंट व्यूज़ को यहाँ पे सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम है। अब इकोनॉमी की समझ आनी शुरू हो गई है सर, और अब आप पे भी दबाव आता है कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग या प्रेशर? सर, इस तरह से तो मैं नहीं कहता कि लाइफ थ्रेटनिंग दबाव आता है, लेकिन ये है कि अब चीज़ें देखें ना, चीज़ें बड़ी फ्लूइड हैं। अब एलसीज जो हैं वो सबकी रुकनी शुरू हो गई हैं, किसी एक की नहीं, सबकी बंद हो रही हैं, क्योंकि जब डॉलर्स नहीं होंगे तो कोई भी बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवा सकेगा। तो बुनियादी तौर पे जब तक ये डॉलर्स नहीं आएंगे तब तक सबके लिए मसाइल हैं, लेकिन साफत इस वजह से भी मुश्किल है कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर रह रहे हैं सर। ठीक है, आप डॉलर्स आने के लिए हम दुआई कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।